ठीक है, सबसे अच्छा वाला फेलोशिप मैक्सिमम CSIR, यहाँ ये अगर हो गया तो हर जगह एलिजिबल हो। अगर तुम्हारे पास खाली गेट है, तुम कुछ गिने चुने IIT, बहुत सारे IIT हैं, तो IIT और आइजर्स में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, और NBRC में भी हो सकता है। आई होप, एक बार देखना पड़ेगा। तो और कुछ इंस्टीट्यूट में बुलाता है, ठीक है सर। हाँ, ठीक है बोलिए सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर, हाँ बोलिए। गेट के लिए सर कितनी एज लिमिट क्या चाहिएगी सर इसके लिए, किसके लिए? पीएचडी में और गेट के लिए कितनी, मतलब कि एज लिमिट क्या है इसके लिए, कुछ है? ये तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं जी, मुझे एक बार पता करना पड़ेगा फिर आपको। नहीं यार, चलो एक काम कर सकते हैं आप, ये जो मुझे पूछ रहे हैं ना, आप खाली सिंपल एक बार सर्च कर लेना, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, ये बेटर रहेगा आप अगर थोड़ा ढूंढ लें, क्योंकि मैं बता दूंगा ऐसा कुछ है नहीं, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। रिलैक्सेशन वगैरह रहता है। अच्छा, एज लिमिट हटा दिया CSIR ने, तो हटा दिया तो बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए, ठीक है। बोलिए अब बाकी लोग। सर हाँ मुझे एक और बात पूछनी थी इसी से रिलेटेड, एज लिमिट के रिलेटेड, हाँ। कि अगर आप मतलब जैसे एज लिमिट का बार तो नहीं है, पर अच्छा जब आप फाइनल करते हैं, आप पीएचडी और पोस्ट डॉक करते हैं, जब तक अगर एज ज़्यादा हो जाता है बैचलर्स के बाद ही, और आप अगर आप एमएससी और पोस्ट मतलब पीएचडी पोस्ट डॉक वगैरह करते हैं, और फैकल्टी पोजीशन मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए जाते हैं, तब तक तो आपका एज खत्म हो जाता है ना, हाँ, उसके लिए तो लिमिट है ना 34 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 34-35 के बाद इंडिया में लौटना मुश्किल। हाँ वही, मैं अब बस वही पूछना चाह रहा क्या कर सकते हैं भाई, अब था। सिस्टम बनाए हैं ना, यही तो दिक्कत है ना हम्म, इंडिया का। बताओ यार, जैसे तुमने क्वालिफाई किया, मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी तुम्हें बताता हूँ। देखो, रियलिटी अलग बात है, तुम्हें सब लोग बोलेंगे क्वालिफाई कर लो, ठीक है। पहला चीज़, अगर तुम्हारा अच्छा नहीं लगेगा ना टॉपिक, मेरा अभी 1 साल होने को है, हो गया, 2 चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा काम, तो तुम PhD करके कुछ मतलब सेटिस्फाई नहीं फील कर पाओगे। अगर तुम्हें पढ़ने और नया चीज़ ढूंढने में अच्छा नहीं लगेगा, तो PhD तुम्हारे लिए है नहीं, पहली बात। और इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है। पहला, फेलोशिप टाइम में नहीं आता। जैसे मुझे 2.5 महीने हो गए, लास्ट महीने एक उससे पहले महीने का पैसा आया है, और पैसे का अमाउंट ऐसा नहीं है कि बहुत सारा है। 37,000 कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, चीज़ों का कीमत बहुत ज़्यादा है, जो भी है। तो अच्छा है कि साइंस हो रहा है, जितना हो रहा है उसके बेसिस के ऊपर। पर पहला वही है कि तुम्हारा पेशेंस होना चाहिए, जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर तुम्हारा कम है, जैसे मेरा कम है थोड़ा। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ इनकॉर्पोरेट हो रहा है सिस्टम में, पर टाइम लगेगा उसको करने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाओ सब्जेक्ट के लिए। इसलिए मैं पहला चीज़ हर एक को बताता हूँ, जो जूनियर है, जिससे मैंने सीखा है, संजय सर मेरा सीनियर है, तो सेम ही लैब का है। तो पहला चीज़ है, इंटरेस्ट डेवलप करो। सब लोग अभी 10-12 मैसेज, ऐसे अभी सीज़न नहीं है, जब वो गेट का रिज़ल्ट निकलता है, 10-12 मैसेज हर दिन आता है कि सर मुझे जॉब लेना है। अरे भाई, जॉब लेना है तो तुम मास्टर्स क्यों कर रहे हो? फिर जॉब लेना है तो तुम SSC CGL दो, तुम CHSL दो, वहाँ पे तो जॉब मिलेगा ना जल्दी। यहाँ पे कहाँ जॉब मिलेगा तुम्हें? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए पहला चीज़ तुम्हें सब्जेक्ट को अच्छे से जानना पड़ेगा ना। सबके लिए यही पॉइंट रियलाइज़ करो, जो भी प्रोसेस से तुम जा रहे हो ये सीखने के लिए है। भागो मत जल्दी, गिरोगे तो फिर उठ नहीं पाओगे, क्योंकि वही मतलब मजदूरी वाला काम करना है तो जाओ, ऐसा नहीं है। बहुत लोग काम कर रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढो कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, और सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। छोटा मोटा जो पॉइंट्स है, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया, टाइड और साइड में क्या डिफरेंस है, तुम मतलब बिलीव नहीं करोगे। तुम चाहे बाहर जाओ, अंदर रहो, कुछ भी। TIFR हैदराबाद में मेरा एक दोस्त गया था, वो IIT खड़गपुर में कर रहा था, और छोड़ के इजराइल वेजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मिला है उसको। सो बीच में उसको मन हुआ, वो छोड़ दिया IIT खड़गपुर, कुछ प्रॉब्लम था, लैब अच्छा नहीं लग रहा था, तो TIFR हैदराबाद गया था। पता है उसको क्या पूछा है? उसको पूछा DNA का स्ट्रक्चर बनाओ। कौन सा इंटरव्यू में? PhD इंटरव्यू में। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है? नहीं है, पर इसमें अटक गया वो, क्योंकि भूल गया, बेसिक सा चीज़ें हैं। सोचा कि रिसर्च के ऊपर पूछेगा, नहीं पूछा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जो जो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए आएगा वो तुम्हारा एकदम जो बिलो लेवल का है, जो प्राइमरी स्कूल लेवल का है, वही पूछा जाएगा, ठीक है।
धीरे धीरे करके सीखोगे, मैं भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, बाकी क्लास के दौरान क्वेश्चन पूछना तुम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें मैंने लेलिंजर का तुम्हारा 2 पेज पढ़ने के लिए बोला था। किसी ने पढ़ा है? अगर पढ़ा है थोड़ा हाथ उठाइए। 181 एंड 182 जिनका डेफिनेशन बताया था आप लोगों को। और हाँ, और मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड का नंबरिंग है, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ रहता है न्यूक्लियोटाइड में? प्यूरिन में 1379, वेरी गुड। और पायरिमिडीन में 13, वेरी गुड। अब देखो ये तुम्हारा दिमाग में चला जाना चाहिए। अब देखो क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं ये चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना चाहिए। एक हमारा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो भूल जाते हैं, मतलब किसी को देखा तुमने भूल गया, पर दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, 1 मिनट रुको जरा यार, लैब से फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट जरा। हाँ अरुण भाई, हेलो। हो गया होगा 8 बजे, 8 बजे तक 1.5 घंटा था। हाँ तो अभी तो 8 बज गए ना। हाँ तो एक बार देख लो, अगर हुआ तो ले लेना, ठीक है। ड्यू क्लॉक दिखा रहे हैं कि नाइट होल्ड तो हो गया। हाँ हाँ हो गया होगा, उठा लीजिए। ठीक ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं पे रख दीजिए वायलेट कलर का उसमें, ठीक है। है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, हाँ थैंक यू। हाँ सॉरी, हाँ अब देखो मैं क्या बता रहा था, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो पहला पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा था कि स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हेडिंग डालो दूसरा पॉइंट। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम यहाँ तक बात किए थे। हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उसके बारे में, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब के बारे में। देखो हम तुम्हें एक चीज़ बता देते हैं। प्यूरिन हो गया। अच्छा, लेलिंजर में और क्या लिखा है वो पढ़ लिए या मैं एक बार बता दूँ? चाहिए बाकी लोगों को? अच्छा लेलिंजर एक बार खोले हैं तो बता ही देते हैं। ये वाला खोलते हैं, चलो 1-2 लाइन लेलिंजर से पढ़ते हैं ताकि तुमको भी रियलाइज़ होगा कि भाई हाँ ठीक है, जो है ठीक है। देखो चैप्टर का नाम है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था जीन के बारे में। पहला पॉइंट, जीन क्या होता है? जो एक फंक्शनल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाता है। अब फंक्शनल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जब भी याद आएगा, क्या क्या याद आएगा? खाली प्रोटीन नहीं, उसके साथ आता है आरएनए। आरएनए में कौन सा आरएनए? हर तरह का आरएनए, एमआई आरएनए, एसआई आरएनए, सब कुछ जीन से ही बनता है। बढ़िया, कुछ समझ में आया सब लोगों को? जीन का डेफिनेशन हो गया। अब जीन कहाँ पे लाई करता है? जीन लाई करता है तुम्हारा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डीएनए। डीएनए किस चीज़ से बनता है? डीएनए इज़ अ बायोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये रहा तुम्हारा एक फॉस्फेट ग्रुप, एक रहा पेंटोज शुगर, दूसरा है प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस। कहानी ख़त्म। अब पायरिन प्यूरिमिडीन में हम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका जो नंबरिंग है वो भी देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं, अगर कभी देखोगे यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से, देखो यहाँ पे नंबरिंग किया गया है कभी? हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लो। देखो यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है, एक पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये प्राइम वाला चीज़ कॉन्सेप्ट क्यों आता है? अच्छा, हमने जब नोमेनक्लेचर किया था, मतलब नंबरिंग किया था पायरिमिडीन में, हमने 1 2 3 4 दिया था, 1 2 3 4 5 6। पर ये जो आपका पेंटोज शुगर है, इसका जो नंबरिंग किया जाता है वो 1 प्राइम, अरे 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 क्या हो रहा है, सॉरी 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, मतलब प्राइम लगाया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम करके ऐसे करके नंबरिंग किया जाता है। तो बताइए क्या डिफरेंशिएट करने के लिए? बिटवीन योर नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज शुगर अलग अलग करने के लिए हम प्राइम यूज़ करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुक बोल रहा है। कहाँ बुक बोल रहा है? यहाँ पे। द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स इन द पेरेंट स्ट्रक्चर आर कॉन्वेंशनली नंबर्ड टू फैसिलिटेट द नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेनी डेरिवेटिव कंपाउंड। आप इसके बाद देखेंगे बहुत सारे मॉडिफिकेशन होता है, जैसे हमने टीआरएनए के बारे में पढ़ा है।
टीआरएनए में बहुत सारे मॉडिफाइड बेसिस प्रेजेंट हैं। अब ये जो मॉडिफाइड बेसिस हैं इसमें भी नंबरिंग होगा। जो कॉन्वेंशन है जिसको हम फॉलो करते हैं, कॉन्वेंशन रूल बोल सकते हैं, जो आपका पेंटो शुगर है, द कार्बन नंबर आर गिवन एज ए प्राइम डिजिग्नेशन टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नंबर्ड एटम ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। इतना डिटेल में कभी कोई पढ़े हैं? ये इन्फॉर्मेशन नया है किसी के लिए? अगर है तो बताइए, पता था किसी को? सब लोग तो लिख देते हैं प्राइम, क्यों लिखे हैं कभी पूछे हैं खुद से? तो यही कारण है कि डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये रहा पायरिमिडीन और ये रहा प्यूरिन। आप देख सकते हैं 1 2 3, हमने जैसे मैंने बताया 1379 पे प्यूरिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 13 पे पायरिमिडीन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। पेंटो शुगर के बारे में हम लोग थोड़े आगे जाके बात करते हैं। अब आओ सीक्वेंशियली चलते हैं। अब आओ हमारा जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ नाइट्रोजिनस बेसिस को ड्रॉ करते हैं। अब हमारा प्यूरिन में क्या क्या आएगा बताओ? एडिनिन और आएगा गुआनिन। सच बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? सही है गलत है? ठीक है। अब एडिनिन को ड्रॉ करेंगे। सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं ऐसे, ये नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज़ नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आराम से एकदम मस्त होके बैठो भाई, पर काम का काम कर लो। देखो नाइट्रोजन, अब ड्रॉ कैसे करोगे? अब ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बोला। ये कार्बन को हम जनरली शो नहीं करते, कार्बन बॉल मतलब लाइन डायग्राम से ही पता चल जाता है। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओगे। ये जो एडिनिन है इसका जो ये 6 नंबर पोजीशन है, यहाँ पे एमिनो ग्रुप रहता है। मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। देखो अब ये जो तुम्हारा अच्छा मैं पहले नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर पोजीशन पे एक एमिनो ग्रुप है, ठीक है। तो इसको क्या नाम देंगे बताओ? 6 एमिनो प्यूरिन। तो एडिनिन का नाम क्या है? 6 एमिनो प्यूरिन। मेरे साथ बताओ एडिनिन क्या नाम है? 6 एमिनो प्यूरिन। आई बात सबको समझ में? 6 नंबर पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है। अब आते हैं हम गुआनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो क्या है, सेम काम कर लो क्योंकि दोनों का जो पेरेंट मॉलिक्यूल है सेम होगा। अब यहाँ पे जो आपका है ये 2 नंबर पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा एमिनो ग्रुप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक गलती किया, ये वाला जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर कैसे करेंगे? फिर से हमारे साथ करो 1 2 पर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 7 8 9। नाइट्रोजन कहाँ पे है? एमिनो ग्रुप कहाँ पे है? एमिनो ग्रुप है 2 नंबर पे। ऑक्सीजन कहाँ पे है? 6 नंबर पे, स्टार मार्क कर दे, सॉरी। सो क्या नाम होगा इसका 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, और 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन, 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन। कैसे याद रखेंगे? पहले में एडिनिन में एमिनो ग्रुप है 6 नंबर पे, दूसरे में गुआनिन में एमिनो ग्रुप 2 नंबर पे आ जाएगा, उसके साथ साथ जो 6 नंबर पे वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कोरिलेट करके मैं तुम्हें साइटोसिन यूरासिल थाइमिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और देखना स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी कितना कितना है। मतलब ऐसा नहीं कि याद करने के लिए कुछ अलग ही टोटका लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं। देखो पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से नोटिस करो, उसके बाद आता है तुम्हारा क्या क्या, उसके बाद आता है तुम्हारा साइटोसिन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। अब साइटोसिन को हम ड्रॉ करते हैं। साइटोसिन को हम अगर ड्रॉ करते हैं कैसा दिखेगा? ये रहा तुम्हारा नाइट्रोजन, ये रहा ये हाँ। अब देखो ये जो साइटोसिन होगा, ये मैं बैकबोन पहले बना लेता हूँ। ये साइटोसिन हो गया। दूसरे नंबर पे होगा तुम्हारा यूरासिल, अब और तीसरे नंबर पे होगा तुम्हारा थाइमिन।
ठीक है, अब हम सेम बैकबोन पहले बना लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब ये आपका बैकबोन बन गया। अब क्या है बैकबोन में, हम क्या डालेंगे, एक एक करके मॉडिफाई। अब देखिए ये सारा जो ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, पायरीमिडीन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। अब ये जो सारा कितना नंबर पोजीशन है, कोई बता सकेगा ये कितना पोजीशन है, कितना नंबर पोजीशन है? ये 2 नंबर है, यहाँ से नोमेनक्लेचर शुरू होते हैं लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया 1 2। सो 2 नंबर पोजीशन पे सबका क्या है, ऑक्सीजन रहेगा। ये 6 कार्बन का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये सब के लिए कॉमन है, तो ये याद रखने वाला कुछ चीज़ है नहीं। दूसरा क्या मॉडिफिकेशन होगा एक के बाद, ये जो आपका साइटोसिन है इसको थोड़ा नीचे खिसकाना पड़ेगा, नहीं तो ड्रॉ करने में मुश्किल है। अच्छा, ये जो आपका साइटोसिन है, ये 4th नंबर पोजीशन था कार्बन, इसके ऊपर आप एमिनो ग्रुप लगा दीजिए, तो ये बन गया आपका साइटोसिन। तो साइटोसिन का क्या नाम होगा, साइटोसिन का नाम होगा बताइए 2 ऑक्सो 4 एमिनो पायरीमिडीन, 2 ऑक्सो 4 एमिनो पायरीमिडीन। बोलिए हाँ कि ना, 2 ऑक्सो 4 एमिनो पायरीमिडीन, कोई दिक्कत नहीं। अब यूरासिल देखिए, अब आए हैं यूरासिल, इसको थोड़ा नीचे खिसका देते हैं, इसका गोला आ गया। अब देखिए ये जो यूरासिल है, यूरासिल के साथ क्या करना है हमें। अब यूरासिल जो है, ये जो आपका हमने यहाँ पे 4 नंबर पोजीशन पे एमिनो ग्रुप डाला है ना, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और कुछ नहीं। यूरासिल और यहाँ पे होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 4 नंबर पे, तो इसका नाम होगा 2,4 बताइए डाईऑक्सी पायरीमिडीन। ठीक है, अब ये जो थाइमीन है इसका क्या होगा, इसका 5 नंबर पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप होगा, और आपका जो ये 4 नंबर पोजीशन है ना, 4 नंबर पोजीशन पे अब क्या लगा देंगे, थोड़ा स्पेस देना चाहिए था, 4 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो आपका यूरासिल है और ये थाइमीन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, खाली एक मिथाइल ग्रुप का। कौन से नंबर पोजीशन पे, 5 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। इसलिए जब थाइमीन का डीमिथाइलेशन हो जाता है तो यूरासिल बना देता है। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरीमिडीन। समझे, क्या नाम है, तुम्हारे सामने सब कुछ है, बहुत छोटा सा चीज़ है, अच्छे से एक बार देख लो क्या क्या सीखने वाला चीज़ है। नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, पहला बात लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात किया था, एडिनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, यूरासिल। अगर इसके बाद एक बेस पेयरिंग का कंसेप्ट आता है, अगर वो बना पाओ तो और बेहतर है, कोई बात नहीं, पर नाइट्रोजिनस बेसिस ड्रॉ करना आना चाहिए। एक मतलब एक फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री जिसको कहा जाता है, इससे ज़्यादा नीचे कुछ पूछा नहीं जाता, यही है जिसको फंडामेंटल करके सब लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल बेसिक तुम्हारा क्लियर नहीं है। अब मुझे लगता था बेसिक कहाँ है, मैं बेसिक ढूंढने के लिए निकला था पर मिला नहीं, उसके बाद मिला कि बेसिक यही है, उससे ज़्यादा कुछ बेसिक है नहीं। ठीक है, इसी को बेसिक कहाता है। हो गया हमारा काम, हमने पढ़ लिया साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन के बारे में, हमने पढ़ लिया एडिनिन, गुआनिन के बारे में। तो यही था पहला टॉपिक जिसका नाम था नाइट्रोजिनस बेसेस, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस। कितना टाइम लगा पढ़ने में, एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, तुम्हें कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 मिनट टाइम लगेगा इसको रिवाइज करने में। फिर से इंपॉर्टेंट कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन पायरीमिडीन में कहाँ प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्या है आपका जो यूरासिल है और थाइमीन में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। अब हम देखेंगे जब डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स होता है, जब मॉडिफिकेशन किया जाता है, थाइमीन डाइमर बनता है, कैसे डाइमर बनता है, जो डाइमर का स्ट्रक्चर है कैसे होगा। तो ये सब के लिए आपको पहला चीज़ नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में आइडिया होना चाहिए। बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत हुआ समझने में, इतना पार्ट
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए, उसके बाद जो आता है और आसान आसान चीज़ें आएगा। बोलो हाँ कि ना। सर मैडम ऑल क्लियर, हेड एंड शोल्डर है ना, क्लीनिंग क्लियर, जो भी है, जो भी शैम्पू लगाओ क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। सो ये इसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ योर पेंटोज शुगर के बारे में हम पढ़ेंगे। पेंटोज शुगर, तो ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, बोलिए हाँ कि ना, नाइट्रोजनस बेस हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन। हेक्सो शुगर कितना कार्बन, हेक्सो शुगर का एग्जांपल बता पाओगे? C6 ग्लूकोज। हाँ, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इसके बाद हेडिंग डालो, नाइट्रोजनस बेस के बाद हेडिंग डालो पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। तो आप लोग सबके लिए क्वेश्चन है, ये जो नाइट्रोजनस बेस ये क्या वाटर सॉल्युबल है? छोटा सा क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल है हाँ कि ना? नो। लास्ट क्लास में मैंने 2 पॉइंट लिखाया था और 2 पॉइंट था कहाँ से, 2 पॉइंट था लेजेंजर से। देखिए दे आर वाटर इनसॉल्युबल एंड एरोमेटिक, ठीक है। आगे बढ़े, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, रिकॉल करते रहिए। इसके बाद आता है पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर बना है किससे, 5 कार्बन पेंटोज शुगर, भाई इसमें क्या ही है। अब जब हम यहाँ पे एक स्टार मार्क है, जब हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री के बारे में जब पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और, ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन लिख लो। जो न्यूक्लिक एसिड है, अरे यार रुको 1 मिनट रुको यार, अच्छा नहीं ठीक, जो तुम्हारा उफ, আরে পড়াচ্ছি পরে ফোন করছি, দাঁড়া কোথায় তুই? ঘরেই আছি, পড়াচ্ছি পরে ফোন করছি, আর আধ ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে, কেমন? ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাখ। हाँ 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 सॉरी सॉरी, इतना हेजिटेशन, इतना, हाँ। अब लिख लो, हेडिंग डालो। क्या बता रहा था कि जो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, यहाँ तक किसी को समझ में दिक्कत हो रहा है? बताओ यार, इतने आज ज़्यादा लोग हैं तो अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फालतू बोल रहा है ना। सब हमें पता है, किसको लग रहा है सब पता है सब कुछ। बेसिक सा चीज़ें हैं, एडवांस में हम जाएंगे, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड हैव 2 काइंड ऑफ पेंटोज शुगर। एक है जिसका नाम है डीऑक्सी, एक है राइबोज शुगर। कहाँ पाया जाता है बताओ? और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कहाँ पाया जाता है सर मैडम, बोलिए। वह राइबोज शुगर आर फाउंड, सर 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 कहाँ पाए जाते हैं, बोलो बोलो। आरएनए में, अनुराधा ने बोल दिया। अनुराधा तुम्हारा वहाँ जो उधर का क्लास का क्या हुआ है? यहाँ पे तुम, और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में पाया जाता है। किसी को कन्फ्यूज़न है इस छोटे से चीज़ में? अब हम तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ कराते हैं। पहली बात देखो, हम तुम्हें स्ट्रक्चर थोड़ा दिखा लेते हैं। क्या दिखाएंगे? स्ट्रक्चर दिखाएंगे। देखो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है, आप देखो ये रहा पेंटोज शुगर, ये रहा पेंटोज शुगर, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। पेंटोज ये फ्यूरान और पायरानिन दोनों बना सकते हैं। देखो ये राइबोज है। अब अच्छा नहीं, ये अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसका, राइबोज शुगर का, ये रहा। तो जो ये राइबोज है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है ये लीनियर फॉर्म, एक दूसरा है साइक्लिक फॉर्म। सेम राइबोज शुगर एल्डिहाइड है, CHO CH2OH। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंटोज शुगर। जिसका एग्जाम वही राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, दिस आर राइबोज शुगर। तो ये ड्रॉ कर लो फटाक से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, इन सॉल्यूशन, ये हैंड राइटिंग इतना मोटा काहे हो रहा है भाई, इसको घटाओ यार। अच्छा, इन सॉल्यूशन द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे ना, या मैं ड्रॉ करूँ? हो गया तो हाँ, नहीं हो गया तो बताइए। स्ट्रेट चेन दैट इज दिस एल्डिहाइड एंड रिंग दैट इज बीटा फ्यूरानोज, ये अल्फा एंड बीटा एनोमर का कंसेप्ट है। OH अगर ऊपर है तो ये बीटा, अगर OH नीचे है तो अल्फा, बात करेंगे हम लोग कभी। सो दैट इज़ बीटा फ्यूरानोज। ओके, अब देखो क्या है, ये जो तुम्हारा बीटा फ्यूरानोज है और ये जो तुम्हारा स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड है, दे आर इन सॉल्यूशन इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये 50% बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन, ये 50 बनेगा, ये 50 बनेगा, इक्विलिब्रियम, दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें समझने में। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब ये पॉइंट हाईलाइट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। डीऑक्सीराइबोज कहाँ गया, 8-4 स्ट्रक्चर। हाँ, अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताना ज़रा, कहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है दोनों में? 2 प्राइम पे OH नहीं है। यहाँ पे ये रहा, देखो ये रहा, यहाँ पे देखो। सो ये रहा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसका नाम है डीऑक्सी एडिनोसिन, DAMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो दोनों में चेंजेस कहाँ होगा, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में, दैट इज 2 प्राइम OH। याद रहेगा हमेशा, बहुत आसान चीज़ है। ये रहा, चाहे तो तुम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो। इसको हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोला जाता है, इसको डीऑक्सी, दैट इज डी सामने आ जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। इज इट ओके? ये सुनो, डीऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। एडिनाइलेट, इसको न्यूक्लियोटाइड को बोला जाता है एडिनाइलेट। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में दोनों में एक डिफरेंस है, वो थोड़ा एक बार नोट डाउन कर सकते हो। अगर न्यूक्लियोटाइड हम कहेंगे, अगर एडिनिन है एज ए प्यूरिन बेस, तो उसको हम बोलेंगे एडिनाइलेट, जो RNA में प्रेजेंट होगा। अगर तुम न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करो, दैट विल बी एडिनोसिन, नॉट एडिनाइलेट। दोनों में डिफरेंस है, काइंडली नोट इट डाउन। जो तुम्हारा नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इज़ डिफरेंट, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा। काइंडली नोट इट डाउन कि अगर हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करेंगे, हम लोग ये सीन लगाते हैं, SINE, ये पॉइंट, ठीक है। और अगर टाइड के बारे में हम बात करते हैं, वी ऐड इट। ये दोनों थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लिखते हैं। बोलो, इसमें किसी को डाउट कन्फ्यूज़न है तो बताइए, इसी में किसी को कोई डाउट कन्फ्यूज़न है तो बताइए। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, बोलिए सर, बोलिए मैडम, आगे बढ़े। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के बारे में, हमने सीखा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, इन दोनों में बस, और कुछ है नहीं। बोलो हाँ कि ना, आगे बढ़े। अब दूसरा पॉइंट हैंडल को, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोसाइड तो हो गया। अब पका रिंग के बारे में बताया गया, अच्छा बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा एडवांस चीज़ें, उसके लिए हम थोड़ा साइड में उसको हम तुम्हें बता देंगे। अब देखो, अब कहानी क्या है, 8-7 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 8-6-7। अब देखो, अब वापस आओ यहाँ पे, देखो ये वहाँ पे भी मिलेगा बेसिकली, तुम जब उसके नीचे आओगे तो हम पहले एक एक चीज़ बता देते हैं। देखो, अब जो ATP का स्ट्रक्चर है, इसमें बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है चाहिए हमें। तो हम लोगों ने अभी तक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये जो केमिस्ट्री है उसी के अंदर ये जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, बताओ। ATP इज ए डीऑक्सी,
राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो क्वेश्चन मेरे नोटबुक में अभी भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने पता है? ये सिली मिस्टेक, इसी को तुम लोग सिली मिस्टेक, मैं भी सिली मिस्टेक मानता था। मेरे नोटबुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई ये जो तुम्हारा क्या नाम है एटीपी है, एटीपी क्वेश्चन यही था, शायद किसी जगह पूछा भी गया होगा, नोट डाउन कर लो बगल में। एटीपी, अरे यार हैंडराइटिंग, एटीपी इज ए, पहला ऑप्शन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, और साइड में क्वेश्चंस को भी डालना, ऐसा नहीं है क्वेश्चन अलग से कॉपी बना सकते हो, पर जो टॉपिक है उसके आसपास लिख के रखोगे तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि हाँ भाई इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन प्रोबेबल एक बार आया है तो ये आ सकता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, दूसरा है राइबोन्यूक्लियोटाइड। सी है आपका न्यूक्लिक एसिड, डी है आपका राइबोन्यूक्लियोसाइड। बताइए क्या होगा आंसर? उमेश जी, गोविंद भाई, राम प्रकाश, बोलिए। सौम्या, एटीपी क्या है तुम्हारे सामने जो है? अगर फॉस्फेट ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोटाइड। टाइड। तो अब बताओ आंसर क्या होगा? बी। वी, राइबोन्यूक्लियोटाइड। बाकी लोग नहीं समझे? पहला क्लास हम इसी से बोलने से चालू किए थे, जब भी फॉस्फेट ग्रुप आएगा तो वो टाइड होगा, फॉस्फेट ग्रुप हटा दोगे तो वो साइड बन जाएगा। कन्फ्यूज़न नहीं है ना किसी को? फिर से मैं बता रहा हूँ भाई, ये मतलब लाइफ टाइम मौका है, इसके बाद बेसिक कोई नहीं बताएगा। आप जब पेपर पढ़ने लगोगे वहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेन करेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, साइड क्या है। टाइड मतलब क्या? फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। साइड मतलब क्या? फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? ये सुन लो। तो ये क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन, छुटकू क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। क्या रहेगा फिर आंसर? आंसर इज योर राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन अच्छा था, छोटा क्वेश्चन था, पर फट से अगर तुम्हारा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है सब अब ये क्वेश्चन कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं पता है? सपोज 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट था, उसके बीच में ये पंच कर देगा, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मुझे पता था, पर क्या होगा, तुम गलती से ये टिक करके आ गए तो तुम्हारा गोल्ला 0 +0 और माइनस में चला जाएगा, -1 गलत करने के लिए। ठीक है, सो राइबोन्यूक्लियोटाइड विल बी द आंसर। अब आओ लिखो बॉन्ड दैट आर प्रेजेंट इन एटीपी, हेडिंग डालो बॉन्ड दैट आर प्रेजेंट इन एटीपी। सो एटीपी क्या है? एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके बारे में हम मेटाबॉलिज्म में बात करते हैं। कितना सुंदर सा चीज़ है, देखो हम इतना सा पार्ट को एडिनोसिन बोलते हैं, हम इतना सा पार्ट को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं, इतना सा पार्ट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं, इतना सा पार्ट को एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मेरी बात सबको समझ में आया है कि ना? कुछ नहीं है, एडिनोसिन मतलब फॉस्फेट ग्रुप हटा दोगे तो उसको जो तुम्हारा वो न्यूक्लियोसाइड रहेगा, सो न्यूक्लियोसाइड को हम कहेंगे एडिनोसिन, और अगर टाइड हो एडिनाइलेट। क्रिस्टल क्लियर? बोलो, नाम के साथ पूरा केमिस्ट्री समझ में आ रहा है? अब बताओ इसमें क्या ही रट्टा लगाओगे? एक बार ड्राइंग करोगे तो तुम्हारा हाथ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये चीज़ है। किसी को कोई दिक्कत समझने में? बोलो हाँ कि ना। ये रहा तुम्हारा एडिनोसिन, ये रहा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। एज इट इज़ जितना है ड्रॉ कर लो कॉपी में, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 2 चीज़ें। पहला चीज़ देखो एनहाइड्राइड बॉन्ड, और दूसरा है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, कोई बता पाएगा? कैसे बनाओगे एस्टर बॉन्ड? एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री। अल्कोहल फेनॉल इथार, उसके बाद दूसरा चैप्टर, पहला है तुम्हारा अल्कोहल फेनॉल इथार, क्लास 12 केमिस्ट्री, अल्कोहल फेनॉल इथार में ही है तुम्हारा। ये जो एस्टर है, तुम मान लेते, मैं तुम्हें फॉस्फोएस्टर नहीं पूछ रहा हूँ, सपोज मैं तुम्हें पूछ लिया एस्टर बॉन्ड कैसे बनाओगे? शिवांगी बता पाओगे आप?
सर एसिड और अल्कोहल से। हाँ बिल्कुल, एसिड और अल्कोहल। आप बता सकते हैं यहाँ पे एसिड और अल्कोहल कहाँ कहाँ से आएगा, कौन सा एसिड है कौन सा अल्कोहल है। ये जो फॉस्फो एस्टर बन रहा है इसका मतलब एसिड अल्कोहल पार्टिसिपेट किया है, हाँ कि ना। ये तो बेसिक केमिस्ट्री है, सब कुछ सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताइए अल्कोहल कौन सा है और एसिड कौन सा है। सर अल्कोहल शुगर से आएगा CH2OH। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और तुम्हारा ये जो H3PO4 है दिट इज फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फो H3PO4, H3PO4, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके ड्रॉ करें। तो पहला चीज़ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एसिड प्लस अल्कोहल मिल के बनता है। लिखो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। एस्टर कैसे बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल। अब ये जो H3PO4 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 ऑक्सीजन फिलअप हुआ, 1 2 3 4, और 3 हाइड्रोजन फिलअप हुआ, 1 2 3। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा। तुम बताओ सही लिखा कि गलत लिखा, सही लिखे। अब ये जो H3PO4 है इसको मैं फिर से बना रहा हूँ, तुम भी बनाओ। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH OH। अब हम लाते हैं शुगर। शुगर का जो 5वां कार्बन है उसके साथ है CH2OH, यहाँ पे OH है। तुमने जब ड्राइंग किया थोड़ा बहुत, ये देखा ड्राइंग, देखिए आप ये जो आपका राइबोज शुगर है ये आपको दिख रहा है CH2OH। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ठीक है। डैश कहाँ से आता है, अब मैंने तुम्हें पूछा नहीं, ये जो तुम 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखते हो इसका मतलब अभी समझ में आया क्यों प्राइम लिखते हो। किसको पहली बार रियलाइजेशन हो रहा है। हाँ भाई बायोलॉजी में तो सब लोग प्राइम प्राइम करते हैं, प्राइम कहाँ से आता है। अब क्लियर हुआ ना, हाँ ना, मुर्दा बन गए सब लोग इतना जल्दी बताओ भाई समझ में आया ना। तो ये 3 प्राइम 5 प्राइम यहीं से आता है। कहाँ, ये जो तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि डीएनए का तो बैकबोन तुम्हारा ये शुगर और फॉस्फेट मिलके बनाता है। नाइट्रोजिनस बेस तो ऐसा लटका रहता है, हैंडशेक करते हैं एक दूसरे के साथ, एडिनोसिन के साथ थाइमिन, एडिनिन के साथ थाइमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन। ये बैकबोन ही तो है जो पोलैरिटी डिपेंड करता है ना। एक के पास 3 प्राइम OH रहेगा, एक के पास 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। बोलो गलती करोगे, नहीं करोगे, समझ में आ गया, आज दिमाग में डाल लो, सालों साल तक तुम्हारा चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, ये जो तुम्हारा CH2OH है मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH2OH, और ये ऐसे ड्रॉ कर लेना तुम एक बार ऐसे, ठीक है। 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, ये 5 प्राइम OH। अब इससे तुम पानी निकाल दो, तो ले लो इसका 2 H2 और 1 ऑक्सीजन ले लो। तो देखो इसका ऑक्सीजन है एक, तुम यहाँ से OH हटा दो, ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा, पानी निकाल दो तो जुड़ गया ना, कौन, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ओ H या ये सॉरी ये गलत लिख रहा, ये जो बॉन्ड होगा ये जो ये पार्ट है मैं उल्टा कर दिया कलर, सो OH2C। अब यही होता है तुम्हारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड कैसे बना, केमिस्ट्री मैंने तुम्हें बता दिया ताकि तुम भूलो नहीं। हमें सब हम लोगों को सबको पता है एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, एसिड और अल्कोहल मिला के, तो हम बना लेते हैं भाई, और क्या चाहिए। तुम क्यों रटोगे कि भाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, कर लो ना भाई, फॉस्फेट और अल्कोहल जोड़ दो, एसिड अल्कोहल बन गया एस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट ग्रुप है इसलिए इसका नाम है फॉस्फोएस्टर। बोलिए ऑल क्लियर है,
टाइट करे, चमक, सबका चमक रहा है ना, चमकना चाहिए एकदम, नहीं तो दिक्कत है। उसके बाद आता है आपका दूसरा चीज़ फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। अब एनहाइड्राइड बॉन्ड बनता है, 2 एसिड को जोड़ देंगे, उसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, पानी निकाल देंगे, बन जाएगा। जैसे आप H3PO4 ले लीजिए, 2 H3PO4, आप देखिए ना एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, अरे चचा हाँ, एक फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी जुड़ गया है H3PO4 में, एक H3PO4 है जो मोनोफॉस्फेट बन रहा है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी लग गया है। अब हमें ट्राई फॉस्फेट बनाना है तो और 2 फॉस्फेट चाहिए। अब 2 फॉस्फेट कहाँ से लाएंगे, फिर से वही फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म में आएगा। अब एक एक करके ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, 2 फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दो। कैसे जोड़ देंगे, ये OH है, इसके बगल में और एक फॉस्फेट ग्रुप मैं लिख के बताता हूँ आपको, ये रहा OH। यहाँ से आप पानी निकाल दो तो बन जाएगा, क्या, P डबल बॉन्ड O, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH। इसी को हम कहते हैं एनहाइड्राइड बॉन्ड। चाहे तो तुम अलग से सर्च भी कर सकते हो एनहाइड्राइड बॉन्ड, और फॉस्फेट है इसलिए इसको बोला जाता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये वाला ना, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। बोलिए सर मैडम, आप लोगों को समझ में आया, हाँ कि ना? ऑल क्लियर? क्या क्या सीखे? केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद हम केमिस्ट्री ऑफ जो ATP है वो सीख लिया आज। बोलो हाँ कि ना, आगे बढ़े। किसी को डाउट, परेशानी, दिक्कत नहीं है? हाँ है, कोई कुछ बोलना चाहेगा? उमेश कुमार, स्वामी, राम प्रकाश भाई, सब ठीक है ना? आगे बढ़े। अब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे बना, रटो। एक मेडिकल जो तुम MBBS के लिए आधे लोग, सब लोगों ने लगभग ड्रॉप लिया होगा, बहुत कम ही बच्चे हैं जो ड्रॉप लेते हैं। MBBS अगर करते तो उसके बाद MD मतलब PG एंट्रेंस देना पड़ता है, जिसको नीट PG बहुत सारे हैं। उसमें एक बुक आता है, बुरी तरह रटो, BTR, किसी एक डॉक्टर ने ही लिखा है तो मतलब ये लाइन अच्छा लगा, बुरी तरह रटो रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें, समझना है। डॉक्टर मतलब MBBS में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पागल हो जाओगे अगर, मतलब डिपेंड करते हैं कैसे, पर बुरी तरह रटो तो ये भी बुरी तरह रट लो। एस्टर बॉन्ड एसिड अल्कोहल, एनहाइड्राइड बॉन्ड अल्कोहल एसिड एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ दो, बन जाएगा फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। सोते हुए भी तुम्हें कोई उठा दे, तुम ये बोल दोगे एनहाइड्राइड बॉन्ड एसिड अल्कोहल। कैसे बनेगा, CH2OH और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ के पानी निकाल देंगे, एनहाइड्राइड बॉन्ड बन जाएगा। बोलिए सर मैडम, समझ में आया आप लोगों को, हाँ कि ना? हो गया? भूलोगे कभी? हाँ कि ना बोलो। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क दे दो, ठीक है? आगे बढ़े, बोलो हाँ कि ना। चलो दूसरा पॉइंट अब डालो। अब कैसे जुड़ता है वो हमारे लिए थोड़ा, जुड़ने वाला काम कैसे होता है वो वाला देखिए थोड़ा। जुड़ने वाला काम, ये जो लिंकेज है उसको क्या बोला जाता है? ये जो लिंकेज है उसको बोला जाता है बीटा, क्या बोला जाता है, किसी को पता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कहाँ गया चाचा? अच्छा यहाँ पे लेके आता है आपको। जो ये जुड़ा है ना इसके साथ जो जुड़ा है ना, ये इसको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोला जाता है। जब हम DNA बनाएंगे, बेसिकली DNA क्या है, बायोपॉलीमर है, तो इसको बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। लिखो, पॉइंट हाईलाइट करो। देखो उसके पहले हम जुड़ने वाला काम बता देते हैं यार। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का कंसेप्ट कहाँ है, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वाला कंसेप्ट, अच्छा मैं लिखा देता हूँ, लिख लो वहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, नीचे चले आओ, आ जाओ, लिखो। पेंटो शुगर हो गया। अब जो तुम्हारा द बेसिस लिखो, इतना डीप का होगा, द बेसिस आर joined covalently to the carbon of the पेंटोज शुगर। अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके होगा। सो कोवैलेंट लिंकेज होता है, कार्बन के साथ जुड़ता है। लिखो नोट करके,
the nitrogenous bases utilizes N1 of pyrimidine क्या बोला मैंने, N1 of pyrimidine, N9 of purine, मतलब दिखाते हैं N1 of pyrimidine, N9 of purine and pentose uses C1 prime carbon 1 prime और C1 carbon to form bond. अब ये बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड के बारे में लिखो. दिस बॉन्ड इज नोन एज एन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड. बॉन्ड का क्या नाम है, एन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड. कार्बन 1 N9 ऑफ प्यूरिन, N1 ऑफ पायरिमिडीन. ठीक है, अब आओ हम तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाते हैं. अब और एक पॉइंट नोट डाउन कर लो. द एन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड is formed by the removal of water, फिर से पानी निकलेगा, water between माना स्पेलिंग गलत, between a hydroxyl group, a OH group from the pentose and hydrogen atom from the nitrogenous base. सब लोग भाग नहीं गए ना, आधे लोग भाग गए, कोई बात नहीं, जिसको भागना है भागने तो तुम पढ़ लो जितने भी लोग हैं. तो क्या क्या होता है पहले हम बात करते हैं. हम तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाएं. देखो ये दिख रहा है तुम्हें एडिनिन, बोलो हाँ कि ना. एडिनिन दिखा, ये क्या है, प्यूरिन या पायरिमिडीन, बोलो बोलो बोलो. प्यूरिन. किसके साथ जुड़ा है, 9 नंबर नाइट्रोजन और 1 प्राइम क्या है ये, राइबोस होगा. तो मेरा बात सेटिस्फाई हुआ, जस्टिफाई हुआ स्ट्रक्चर देख के, कोई दिक्कत कोई संदेह की बात नहीं है. यूरासिल या थाइमिन के बारे में हम बात कर लेते हैं. नाइट्रोजन 1 कार्बन 1 प्राइम, तो कार्बन का जो नंबर होगा वो सेम रहेगा, पर प्यूरिन के लिए नाइट्रोजन 9 और पायरिमिडीन के लिए नाइट्रोजन 1. बोलिए हाँ कि ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं, बोलो. लिख लिया, यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये भी लिख लिया या मैंने हटा दिया, ये भी लिख लिया, लिख लिया, बोलो हाँ कि ना. यस. हो गया, आगे बढ़े. बाकी लोग ओके. अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको और समझाना पड़ेगा या समझ गए कैसे बनेगा बॉन्ड, वो भी समझाते तुम्हें. देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ यार. ये तो हाइड्रोलिसिस के बारे में दिखा दिया, कोई बात नहीं. यहाँ पे वाइट खुला हुआ है. अच्छा, दूसरा और एक बुक बायोकेमिस्ट्री का है जो अगर फॉलो कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं, एक करो वो भी सफिशिएंट है. मैं बताऊंगा क्या क्या पार्ट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है. तो देखो एक चीज़ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ज़रा. ये रहा प्यूरिन पायरिमिडीन, ये रहा डीऑक्सी, ये वाला चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया. ये रहा राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है. और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है ये तुम्हारे सामने, जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं, ठीक है. एटीपी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे उसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब ये वाला चीज़ तुमने देख लिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अच्छा, और कुछ
अब ये 4 का फ्लूल पे आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये तुम्हारा नाइट्रोजन क्या था, नाइट्रोजन 9 मान लेते हैं। नाइट्रोजन 9 का हाइड्रोजन था ना, स्ट्रक्चर देखोगे, यह देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिखा तुम्हें? ये किसके साथ जुड़ेगा? ये जो तुम्हारा OH है ना, OH बीटा, जो तुम्हारा राइबो शुगर है, जो पेंटो शुगर, जो इसको राइबो शुगर बोला जाता है, ये जो तुम ड्रॉ करते हो इसके साथ जुड़ेगा। इसके साथ तुम्हारा ये जो है ये एज ए वाटर निकल जाएगा और इसको हम बोलते हैं एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बोलिए समझ में आया किसी को? दिक्कत किसी को? हाँ कि ना? मुंडी तो हिला लो। हो गया? नो दिक्कत, नो परेशानी। अब छोटा सा और एक इन्फॉर्मेशन, अब ये जो आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइल बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जिसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला जाता है, ग्लाइकोसाइल बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो है हमारा हिल्टा दुल्टा रहता है, ये जो बॉन्ड है ये फ्रीली रोटेटिंग बॉन्ड है। अब आप जब ये पेंटो शुगर ड्रॉ करते हैं, न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करते हैं, उसमें 7 फ्रीली रोटेटिंग बॉन्ड्स हैं, मतलब जो 180 डिग्री घूम सकता है, इसलिए फ्रीली रोटेटिंग बॉन्ड्स बोला जाता है। तो ये पॉइंट लिख लो, ये भी तुम्हारा यहाँ से लिया गया है, लेनिंजर से ही लिया गया है, नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लिखो। सो देयर आर 7 फ्रीली रोटेटिंग बॉन्ड्स इन अ न्यूक्लियोटाइड। 7 अगर इसको मिला के DNA में लिख सकता हूँ। चलो रुको, वो पॉइंट तुम्हारा एग्जैक्ट, ये पिक्चर कहाँ से है भाई? लेनिंजर से ही है, देखो एक बार देख लो, बॉन्ड्स ये लेनिंजर से है, ठीक, लिख लो। सो दिस इज C1 प्राइम इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किसी को कोई परेशानी है ये पॉइंट में? C1 प्राइम इन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, किसी को दिक्कत नहीं है? सो दीज आर फ्री रोटेटिंग बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आओ, देखो, द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड इन DNA इज इफेक्टेड बाय रोटेशन अबाउट 7 डिफरेंट बॉन्ड। 6 of the bonds rotate freely. The limited rotation of about bond 4 gives the rise to ring pucker. इसमें जो 6 बॉन्ड्स हैं और एडवांस हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, कभी दूसरे दिन भी इसको लेकर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये लिख लो, ये जो नीचे वाला पॉइंट है एज इट इज़ लिखो, ताकि जो लैंग्वेज है वो कभी अगर रिपीट हो जाए या एज इट इज़ पूछ ले कहीं पे, तुम गलती मत करोगे, मतलब गलती नहीं होगा। द कॉन्फॉर्मेशन of a nucleotide in a DNA is affected by rotation about 7 different bonds. So there are 7 different bonds, among which 6 are freely rotating. Among which 6 are freely rotating. इसके बाद वो वाला फिगर ड्रॉ कर लेना, 7 बॉन्ड में दिखाया हुआ वहाँ पे, ठीक है। बोला हाँ कि ना? 6 are freely rotating, 4 नंबर जो बॉन्ड है दैट कॉज टू शुगर पकरिंग। मैं दिखाता हूँ शुगर पकरिंग क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट नोट डाउन हो गया? बोलिए। अब थोड़ा डीप में जाएंगे तो और चीज़ों को क्लैरिटी से समझेंगे, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब DNA का स्ट्रक्चर में हम घुसेंगे, और कुछ नहीं है। चैप्टर आधा ख़त्म और आधा लगेगा, और एक दिन का काम है, ठीक है। 7 रोटेटिंग बॉन्ड, जिसमें 6 आर फ्रीली रोटेटिंग, बट 1 बॉन्ड दैट इज लिमिटेड रोटेशन अबाउट बॉन्ड 4, ठीक है। शुगर पकरिंग पढ़ेंगे जब, तब इंडो पकर एक्सो पकर के बारे में पढ़ेंगे। एज इट इज़ लिखो, कुछ चेंज मत करो, इसलिए मैं खुद भी नहीं लिख रहा हूँ। हो गया तो बताओ, मैं आगे बढ़ूँगा। हाँ प्रणब, बताइए भाई, बताइए प्रणब जी। हो गया शिवांगी? हो गया तुम्हारा? बाकी लोग? उमेश जी सर। अब 1-2 क्वेश्चन करते आ जाओ, उसके बाद घूमेंगे दूसरी जगह पे।
बताओ जरा ये वाला क्वेश्चन। हाँ बोलिए, आंसर क्या होगा? अब बताओ, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता था ये क्वेश्चन को कर पाते? यूरासिल एंड थाइमिन का अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो तुम इस रट्टा लगा के कर लोगे। कर तो कहीं भी सकते हो, पर समझ में आया पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर जानना? पूछ चुका है क्वेश्चन, दूसरे बार भी पूछेगा। बताओ, 2018 का क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है फिर भी रिलेवेंट है, JNUC में पूछा गया था। हाँ, 2' विच राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन डिफरेंस क्या है? बताओ। रिपीट हुआ क्वेश्चन तुम्हारे सामने? कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। बताओ। ये बात मतलब ये थोड़ा एडवांस हो गया, सॉरी। कर सकते हो, फिर भी बता सकते हो। बता पाओगे? अगर नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं। कौन अभी आ रहा है भाई? अभी आके क्या फायदा? अभी तो हो गया जो होना था, है ना? टें 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 टें। बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, बोलो। न्यूक्लिक एसिड। एक बार इसका आंसर एक बार देख लेते हैं ज़रा यार, क्या दिया है। सब लोग तो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ अपने हिसाब से। कहाँ पे पूछा? JNU 2010। ये जो मैं तुम्हारा ATP वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है, समझे? समझे कि नहीं समझे? दो का आंसर D दिया है, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। छोड़ दो, बाकी लोग छोड़ दो, कोशिश मत करो, मैं बताऊँगा उसके बाद कर पाओगे। बताओ। चचा जी बोलिए, चचा जी। बी क्वेश्चन मार्क। अनुराधा क्या कर रहे हो भाई? शुगर एंड बेसिस के बारे में बोला है इन DNA एंड RNA। क्या होना चाहिए? इन ग्लाइकोसाइडिक, है ना? शुगर एंड बेसिस का इन ग्लाइकोसाइड। ऊपर वाला देखो, बताओ जरा। DNA कौन सा चार्ज है DNA के अंदर? है DNA इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। और किसके वजह से चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज किसके वजह से आता है? नेगेटिव चार्ज किसके वजह से आता है? फॉस्फेट ग्रुप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर तुम्हारा DNA के ऊपर कोई प्रोटीन बाइंड करेगा तो उसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा? DNA के ऊपर अगर
प्रोटीन बाइंड करेगा तो प्रोटीन का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड का नाम बताओ। 3 है ना, बता दो 3। RK, HRK, हिस्टीडीन, अर्जिनिन, लाइसिन। बिल्कुल, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। कोरिलेट हुआ क्या? इसके लिए वो तो बेसिक से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ 2009 तुम्हारे लिए ही क्वेश्चन है। अच्छे से ध्यान से करना, फट से टिक मत करके आ जाना। जैम 2009 का क्वेश्चन है। जैम कौन बोल रहा था? जैम, देखो जैम का ही क्वेश्चन करा रहा है, करो। बी, बिल्कुल। और कुछ बाकी लोग? सौम्या सिंह, अर्जुन गुप्ता जी, भास्कर, उमेश कुमार, अनमोल प्रीत जी, बिल्कुल बिल्कुल। फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोमोनोएस्टर मतलब वही फॉस्फोएस्टर और एन ग्लाइकोसाइड। कोई डाउट किसी को, दिक्कत? अब देखो जेएनयू में क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए में। उसमें ऑप्शन है मिथाइल साइटोसिन, साइटोसिन, यूरासिल एडेनिन। बता पाओगे आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बाद मैं दे रहा हूँ, ये करने के बाद करो। हाँ यूरासिल। और क्या है भाई, ये क्यों रहा हूँ फालतू, कुछ लिखने का मतलब नहीं है। साइक्लिक एएमपी क्या है, बता पाओगे? साइक्लिक एएमपी ये क्या है? बाकी लोग आंसर देना चाहेंगे? साइक्लिक एएमपी का स्ट्रक्चर जानते हो कैसे होता है? ये गेट में पूछा था, स्ट्रक्चर नहीं पूछा था, गेट में नहीं, मैं सेमेस्टर एग्जाम में पूछा था। साइक्लिक एएमपी, अच्छा दूसरे दिन बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कितना रिलेवेंट है, बोलो हाँ कि ना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? बोलो हाँ कि ना। उसके बाद में जो आएगा गेट के रिलेटेड क्वेश्चन डाला हूँ मैं। द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज हेल्ड टुगेदर बाई, बोलो। आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही। ठीक है, अब कंसेप्ट में वापस आते हैं। हम जैसे बात कर रहे थे, ये वाला स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लो। तो ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है भाई, क्या ही बताएं हम तुम्हें। इससे ज़्यादा क्यों, मतलब परेशान क्यों हो गए? इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है, कहीं पर भी नहीं पूछा गया है। जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा, जितना जो क्वेश्चन कराया है मेरे सामने, गेट का भी क्वेश्चन है, बीएचयू का क्वेश्चन है, हैदराबाद का क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं पूछा है। इतना कॉन्फिडेंट में हूँ, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो स्टार 7 फ्रीली रोटेटिंग बॉन्ड, ये वाला लाइन गलत है, जिसमें 6 ही केवल फ्रीली रोटेटिंग है। ये जो चौथा नंबर है, 3 4 का है भाई, 4, ये जो चौथा नंबर है ये फ्रीली रोटेट नहीं कर पाए। ये इंडो पकरिंग, एक्सो पकरिंग दिखाएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पकरिंग मतलब रिंकल आना, बताते हैं। अब हाईलाइट डालो, एंटी और सिन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फर्मेशन में डिफरेंस है। एंटी एंड सिन, ये जो तुम्हारा जो कॉन्फर्मेशन है चेंज हो सकता है। सो दिस बॉन्ड इज फ्रीली रोटेटिंग बॉन्ड। लिखो द एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, द एन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड। कितना बज गया? 9 बज गया। सब लोग भाग रहे हैं इसलिए, अच्छा 9 नहीं बजा। द एन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड is formed is formed between, नहीं क्यों ये क्यों बता रहा हूँ, दिस इज a sorry the n beta glycosidic bond is a freely rotating, can rotate freely, ऐसे लिख सकते हो, can rotate freely without any hindrance, which results in two conformations
वन इज सिन, तो सेकंड इज एंटी. So this n-beta glycosidic bond can rotate freely, which results in two conformation, syn and anti. Anti मतलब दूर, syn मतलब पास पास. In case of this pyrimidine usually adopts anti conformation. pyrimidine जो है ये क्या करता है, एंटी कॉन्फॉर्मेशन एडॉप्ट करता है. दूसरा पॉइंट लिखो, pyrimidine आर जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू द एंटी कॉन्फॉर्मेशन. यहाँ तक समझ में आया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. पायरिमिडीन में क्या क्या आता है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन. ठीक है, जैसे यहाँ पे एंटी साइटिडीन, तो दिस बॉन्ड इज इन एंटी पोजिशन. जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ये जैसे मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो. सो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये दोनों आपस में एंटी पोजिशन में है. अगर सीन होगा तो दोनों को एक साथ कर दो, एक जगह पे कर दो. समझे, ये होगा, ये हो गया सीन, होगा एंटी. क्लास 11 आइसोमरिज्म. सर मैडम बाकी लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, दुख हमें बताइए. अभी क्या हुआ तुम्हारा फिजिक्स वाला जो है ना, फिजिक्स वाला नहीं, ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम भी है. फिजिक्स वाला ने एक प्रोग्राम जैसा कुछ लॉन्च किया. वहाँ पे तुम्हें पढ़ाने के लिए कोई एक टीचर है जो तुम्हारा डाउट सॉल्व करेगा एकेडमिक रिलेटेड, और एक मेंटर रहेगा, शायद वो काउंसिलर रहेगा, जो तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है ना. सपोज वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, सपोज तुम डीमोटिवेटेड फील हो रहे हो, है ना, तो तुम किसी से बात, ना ऐसा होता है जनरली, ये हंसने वाला चीज़ है नहीं, ये बीच में हम लोगों को होता है. सच में एक मेंटर रहेगा जो तुम्हारा अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए है. सच में हंसने वाला बात नहीं है, बहुत लोगों का है. जब बड़े हो जाते हैं तो लगता है क्या ही होता है, पर एक बीच में कभी कभी तो टाइम होता है कि हाँ भाई हाँ, पढ़ने का मन नहीं है, तब उसके साथ साथ इधर उधर का चक्कर तो चलता ही रहता है. क्लास 11-12 में मेरे साथ भी हुआ था, है ना. इसलिए क्लास 10 में जो मार्क्स था उसका 5-6% घट गया. तो ये होता है. तो अगर तुम्हें एडिशनल कुछ गाइडेंस चाहिए, तो मतलब पढ़ने का मन नहीं है, तो मन हम बना तो नहीं सकते हैं, पर क्या दिक्कत है वो शेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ. जैसे वो चंदन भाई था ना, वो चंदन भाई एक दिन फ़ोन किया. देखो ये होता है जनरली, जैसे तुम लोगों से बहुत लोगों ने पूछा कि सर मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, क्या करूँ मैं जाके. चंदन भी ऐसे बहुत टेंशन में है, फ़ोन किया कि यार मैंने तो मेरे कॉलेज में तो कुछ पढ़ाई ही नहीं हुआ, क्या करें हम बोले भाई तुम पढ़ तो लो अभी, हम जो तुम्हें बता रहे हैं. तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पढ़ लो, बाकी ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगा कि क्या करेंगे इसके बाद. भाई अपना काम अभी तो कर लो पहले, और ये प्रायोरिटाइज कर लो कि तुम्हें क्या करना है बाद में जाके. अगर साइंस करना है तो MSc करो, नहीं तो मत करो. पहले ही बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है. इससे अच्छा तुम CGL, CHSL, RRB, NTPC ये सब का एग्ज़ाम दे दो. करते हैं इकोनॉमिक्स में जो अच्छे बच्चे आते हैं, मेरे बैच में थे, सबका नौकरी लग गया इकोनॉमिक्स में जो लोग थे. तो माइंडसेट से आए थे कि हम ये पढ़ेंगे तो इसमें जॉब है. ठीक है, तो उसके साथ ऐड ऑन कर दो. पायरिमिडीन का जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन स्टेरिक क्लैश करता है, स्टेरिक क्लैश कॉज करता है बेसिकली. कौन सा ऑक्सीजन है बताओ? ये 2' मतलब 2 जो ऑक्सीजन 2 नंबर पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है, इट कॉजेज स्टेरिक इंटरफेरेंस बिटवीन द शुगर एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन एट C2 ऑफ पायरिमिडीन. तो इसके लिए ये हमेशा एंटी में रहता है. ठीक है, सो इन ईच एंड एवरी केस एंटी पायरिमिडीन और एंटी एंड सिन प्यूरिन के लिए होगा, दोनों होगा, एंटी और सिन दोनों होगा, प्यूरिन के लिए होगा. समझे? देख सकते हो यहाँ पे सिन एंड एंटी, ऐसा कुछ यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा. समझे? बोलो. देखो तुम्हारा चैप्टर 2 पेज से ज़्यादा, मेरे बुक का 2 पेज से ज़्यादा पढ़ लिए तुम. आगे बढ़े. अब यहाँ पे रोक देते हैं ना, क्या बताते हो तुम लोग? रोक दे या मतलब आगे बढ़े? यहीं पे रोक दे. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे. ठीक है. अब उसके बाद आता है तुम्हारा
न्यूक्लिक एसिड का एक पॉइंट ही है जो बहुत बेसिक है, कैसे बनता है और कुछ नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, रिवाइज करो। अगर कल क्लास नहीं हुआ, अगर कल मैं फ्री हूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो, पाथफाइंडर का एक एमसीक्यू बुक है, अगर तुम्हारे पास वो है, उसमें 50-60 एमसीक्यू होता है आराम से, वो प्रैक्टिस करो। थोड़ा बुक बोरिंग है मुझे पता है। अगर तुम्हारे पास वो बुक नहीं है, कोई भी बुक है तुम्हारे पास, वहाँ से प्रैक्टिस करो। पाथफाइंडर का नहीं है सर, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसमें टेलीग्राम ये सब में वो मिलता रहता है। पाथफाइंडर का एमसीक्यू बुक, ठीक है, एक खरीद लो, 200-300 रुपये का आता है। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए मदद आ रहा है। पाथफाइंडर का एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस करो। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लो। कहाँ से डाउनलोड करोगे मैं बता देता हूँ। जैसे तुम्हें हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन डाउनलोड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गए हम, जैसे IFS ऑनलाइन में भी तुम्हें बहुत सारा प्रीवियस एग्जाम पेपर मिल जाएगा। अरे यार, यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टडी मटेरियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, तो दिक्कत नहीं होगा। अगर सपोज मान लो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे तुम्हारा हैदराबाद सेंट्रल मतलब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन HCU POIQ क्वेश्चन पेपर दिख रहा है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद PhD प्रोग्राम, नीचे है MSc प्रोग्राम। मैं भी खुद कराता हूँ बहुत ढेर सारा क्वेश्चन, उसके लिए टेंशन मत लो। मैंने मास्टर्स BSc MSc कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते, इतना सारा क्वेश्चन है। मतलब बायोकेमिस्ट्री का 2014 से 2021 तक क्वेश्चन मिल जाएगा। एनिमल बायोलॉजी का 10 साल का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। प्रैक्टिस करो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कुछ, देखो HCU का क्वेश्चन है यहाँ पे, होना चाहिए। अच्छा, मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, सब खोल लेंगे एक एक करके। जैसे देखो, ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर से एक बार डाउनलोड कर रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री का 2021 मैंने जिस टाइम पे दिया था। देखो, लास्ट बार उसी साल हुआ था, उसके बाद CUET PG आ गया। देखो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखो कितना सारा क्वेश्चन है, कितना सारा क्वेश्चन है। अब ये बताओ ज़रा, एक क्वेश्चन करके जाओ। ग्लूटाथाइन किस चीज़ से बनता है? एक चॉकलेट मिलेगा, बताओ पाओगे तो। गूगल सर्च मत करना, ये लास्ट क्लास का रिपोर्ट मैंने सुना है, जो किया है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बगल में फ़ोन मत चलाना, या फ़ोन को साइड में चला के मत करना, फिर से बता रहा हूँ। तुम्हारा सिलेक्शन भी गूगल बाबा जी देखेगा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। ठीक है। ग्लूटाथाइन इसे ट्राइपेप्टाइड बनता है ग्लूटामिक, ग्लाइसिन और सिस्टीन से। नोट डाउन कर लो, कभी कभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के कहाँ से करें पता चल जाएगा। शिवांगी, तुम्हारे लिए सजेशन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, एक एक करके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना, ढेर सारा है। ओके सर। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बेस बन जाएगा तुम्हारा, हर तरह का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि सेल बायोलॉजी भी पूछता है, बायोकेमिस्ट्री तो पूछता ही पूछता है एकदम। उसके बाद और बता देता हूँ, उसके बाद जाओगे JNU SEEB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन POIQ, PDF मिल कहीं पे तो है, ये देखो, ये भी डाउनलोड हो जाएगा, इसको भी डाउनलोड कर लेना, ये भी डाउनलोड हो जाएगा आराम से। दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, दिख रहा है तुम्हें? ये भी करो, समझे? तुम फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, यहाँ से करो। ठीक है, ये सारा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, समझे? अरे भाई, आंसर नहीं पूछे हैं तुम। ये देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन एक्ट एज ए जनरल एसिड बेड कैटालिसिस एज फिजियोलॉजिकल पीएच। बताओ जरा, यही लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा बताइए, और क्लास का रिव्यू देके जाइए। पवन कुमार भाई, तुम्हें बहुत मतलब क्या ही बोले अब, तुम इतना हड़बड़ी कहाँ जाओगे तुम? फ्लाइट वाइट पकड़ना है क्या? कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है तुम्हें, तो फिर इतना जल्दी काहे कर रहे हो भाई?
कहाँ जाओगे तुम? पढ़ो तो सही क्वेश्चन को। बायोलॉजिकल बफर कौन सा अमीनो एसिड है? कौन बोला बी? बहुत मार खाओगे तुम। हाँ बहुत। एलेनाइन। एलानिन कहाँ से होगा मैडम? एलानिन नहीं, हिस्टिडीन। बायोलॉजिकल बफर सिस्टम इज हिस्टिडीन। पवन कुमार फिर से एलानिन बोले भाई, हैं? क्या मतलब कुछ कर रहे हो क्या बगल में? हाँ, हिस्टिडीन बायोलॉजिकल बफर सिस्टम, पीके है उसका 6.9 7 के आसपास। बायोलॉजिकल बफर सिस्टम में वो रोल प्ले करता है, समझे? तो इतना जल्दी काहे कर रहे हो पवन भाई? कहाँ जाओगे तुम? ट्रेन पकड़ना है क्या या फ्लाइट पकड़ना है तुम्हें? हिस्टिडीन 6.9 पीके 6.234 मतलब 7 के आसपास, ठीक है? तो मैंने 2 सोर्स बता दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस कैसे लगा बताओ, और क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए? देखो मैं वो बूढ़ा मास्टर तो हूँ नहीं, मैं मास्टर लग भी नहीं रहा हूँ। मेरी मम्मी बोले तेरे पास कोई पढ़ने आता है? मैं बोला हाँ आता है। मतलब मास्टर तो लगता नहीं, तो हाँ सच में। हाँ तो बताओ, अपना फीडबैक दे के जाना कैसा लगा। इम्प्रूव करेंगे, हम भी सीख रहे हैं यार, हम भी थोड़ी जानते हैं सब कुछ, हम भी मास्टर से ही सीखे हैं, हम भी बुक पढ़ के ही सीखे हैं। तो क्लासेस करते रहो, और कुछ दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है? थैंक यू। बाकी लोग चलिए मिलते हैं, थैंक यू। और एनरोल कर लेना, ऐसा नहीं कि एनरोल मत करो, अभी तो डेमो क्लास चलेंगे, ठीक है? मिलते हैं, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।